जी वेलकम बैक एवरीवन, यू आर वाचिंग बायोलॉजिज्म एंड मैं हूं आपका टीचर सादिक हुसैन। और इस वीडियो के अंदर हम अपना पीपीएससी ज़ूलॉजी प्रिपरेशन की जो टेस्ट नंबर 21 था उसकी सॉल्यूशन और उसकी आंसर की को सॉल्व करेंगे। सो क्विकली हम मूव करते हैं अपने टेस्ट के सॉल्यूशन की तरफ। और उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर दें। हमारा पहला एमसीक्यू था, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट नेसेसरी फॉर रेस्पिरेटरी सरफेस। के रेस्पिरेटरी सरफेस, जैसा कि आप जानते हैं, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो उसके लिए सबसे जो नेसेसरी फैक्टर है वो कौन सा है? तो मॉइस्चर भी होना चाहिए, लार्ज रेस्पिरेटरी सरफेस भी होनी चाहिए, थिकनेस, ये सारी चीज़ें ठीक है, बट रिच ब्लड सप्लाई इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन ईच ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि जितना रिच ब्लड सप्लाई होगा उतना गैसेस का एक्सचेंज जो है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा और उस ऑर्गेनिज्म को भी फायदा होगा। नेक्स्ट है जी, इन मैन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एनालॉगस टू स्पेरिकल्स ऑफ कॉकरोच। सो स्पेरिकल्स, आप लोगों को पता होगा कि कॉकरोच की बॉडी के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनसे वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर एनालॉगस जो उसका स्ट्रक्चर है उसको हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं। ये वहाँ से भी गैस एक्सचेंज जो है वो होती है। नेक्स्ट है जी, रेजिडुअल एयर मोस्टली अकर इन। और अब हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि रेजिडुअल एयर क्या होती है। तो रेजिडुअल एयर, जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होता है तो आप इनहेल करते हैं और फिर एक्सहेल करते हैं तो कुछ एयर आपके लंग्स के अंदर रह जाती है जिसको आप रेजिडुअल एयर कहते हैं। और ये रेजिडुअल एयर आपके ब्रोंकस के अंदर जो है वो मौजूद होती है। नेक्स्ट है जी, रेस्पिरेशन रेट इज लोएस्ट ड्यूरिंग। तो रेस्पिरेशन का रेट जो है वो स्लीपिंग के दौरान जो है वो बहुत कम होता है, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी सेल प्रॉपर्ली इतना ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा होता, तो उसको इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। नेक्स्ट है जी, टाइडल वॉल्यूम इन ह्यूमन बीइंग इज। तो टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है एयर का जब ह्यूमन बीइंग कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते और नॉर्मली डिस्प्लेस करते हैं इनहेल और एक्सहेल के दौरान एयर को, तो ये सबसे कम होता है। और 500 मिलीलीटर जो है वो एयर का हमारे लंग्स का टाइडल वॉल्यूम जो है वो होता है। नेक्स्ट है जी, इन ह्यूमन बीइंग रिब केज एंड स्टर्नम मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड ड्यूरिंग। अब ये तीन मेन केसेस हैं। आपके पास रिब केज होती है, स्टर्नम होता है और डायाफ्राम होता है। ये अपवर्ड और आउटवर्ड इन केस ऑफ इंस्पिरेशन जो है वो मूव करते हैं और सरफेस एरिया बढ़ता है, जिसकी वजह से बाहर से एयर जो है वो इनसाइड मूव करती है। नेक्स्ट है जी, द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड एयर डज नॉट अकर इन। तो कंडक्टिव जोन वो जोन होता है जहाँ से बेसिकली ब्लड कंडक्ट हो रहा होता है टुवर्ड्स द लंग्स, लेकिन यहाँ पे गैस का एक्सचेंजेस जो है वो नहीं होता। नेक्स्ट है जी, इन मैमल द बॉडी कैविटी इज पार्शनाइज्ड रीड इनटू थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी। रीड नहीं है यहाँ पे, पार्शनाइज्ड इनटू थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी बाय डायाफ्राम। तो डायाफ्राम वो स्ट्रक्चर है बेसिकली जो कि आपकी बॉडी को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है। एक थोरैसिक बॉडी पार्ट होता है जो कि अपर पोर्शन होता है और एक लोअर बॉडी पार्ट होता है जिसको एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। तो दीज टू पार्ट्स आर मेयरली क्रिएटेड बाय द डायाफ्राम। नेक्स्ट है विच इज द कॉमन पैसेज इन स्वेलिंग फूड एंड ब्रीथिंग। तो जब आप खाना खा रहे होते हैं और साथ में सांस ले रहे होते हैं तो उसके लिए फेरेंक्स जो है वो एक ऐसा रास्ता है जहां से ये दोनों जो है वो पास आउट हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी, इनर सरफेस एरिया ऑफ ह्यूमन लंग्स इज। अब इनर सरफेस एरिया वो सरफेस एरिया है जहाँ पे एल्वुलाई मौजूद होते हैं, तो उसको एल्वुलर सरफेस एरिया भी बोलते हैं। और याद रखिएगा लंग्स के अंदर ये 100 मीटर क्यूब जो है वो इनर सरफेस एरिया कहलाता है। नेक्स्ट है जी, बकेट एंड हैंडल मूवमेंट इज सीन इन। तो बकेट एंड हैंडल मूवमेंट जो है ये आपको पता है आपकी रिब्स के अंदर होती हैं, और जो 6th and 10th रिब होती है इन दोनों रिब्स के दरम्यान आपकी जो मूवमेंट होती है उसको आप बकेट और हैंडल मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है जी, ब्रीथिंग रेट इज स्लोअर ड्यूरिंग ईटिंग बिकॉज। तो जब आप खाना खा रहे होते हैं तो उस टाइम आपका सांस का जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह यह है कि स्वॉल्विंग और ब्रीथिंग जो है वो कैन नॉट गो टुगेदर एट द सेम टाइम। तो सेम टाइम पे, क्योंकि आपको पता है फेरेंक्स के अंदर से दोनों ने गुजरना होता है, तो सेम टाइम पे ये दोनों प्रोसेस नहीं हो सकते। तो इसलिए आपको जो है वो खाना खाते हुए थोड़ी सांस जो है वो स्लो हो जाती है। और दूसरी चीज़, अगर कोई आप चीज़
ईट कर रहे हो, खा रहे हो, तो उस टाइम पे आप रनिंग भी नहीं कर सकते। उसकी वजह भी यही होती है क्योंकि आपकी ऑक्सीजन जो है बॉडी के अंदर पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से आपको फटीग होने लग जाती है। नेक्स्ट है जी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन एल्वुलर एयर इज रेस्पेक्टिवली, कि वो एयर जो कि एल्वुलाई के अंदर जाती है उसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 13.1% एंड 5.3% होती है। एल्वुलाई के अंदर आपके पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 13 और आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 5.3% होती है। नेक्स्ट है जी द ब्लड कमिंग आउट ऑफ द लंग्स इज रिचर देन दैट एंटरिंग इनटू द लंग्स, तो जो एंटर हो रहा होगा उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी और जो वहाँ से बाहर आ रहा होगा उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट आवर लंग्स कैन नॉर्मली होल्ड इज, कि एयर की वो अमाउंट जो कि हमारे नॉर्मली जो हमारा लंग्स है उनको होल्ड कर सकते हैं, तो उसको हम टोटल लंग्स कैपेसिटी बोलते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है जी अमाउंट ऑफ एयर एक्सचेंज इन ब्रीदिंग कैन बी मेजर्ड बाय, हमें इंस्ट्रूमेंट बताना है कि जो एयर एक्सचेंज हो रही होती है वो हम मेजर कर सकते हैं बाय स्पायरोमीटर। आप इसको याद रखते हैं स्पेरिकल से स्पेरिक्यूल्स या स्पायरिकल्स, जो कि बेसिकली आपको नॉस्ट्रल के साथ दिए गए थे, तो ये ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है जी अ फ्रॉग मस्ट स्वेलो एयर टू एक्सपेंड द लंग्स बिकॉज, क्योंकि उसके अंदर डायाफ्राम जो है वो नहीं होता, तो उसको अपने लेयर को एक्सपेंड करने के लिए एयर को जो है वो स्वेलो करना पड़ता है। नेक्स्ट है जी थोरेसिक केज ऑफ मैन इज फॉर्म्ड बाय, अब जब हमने बात की थी कि डायफ्राम की वजह से आपकी बॉडी दो पोर्शन में क्लासिफाई होती है, एक ऊपर का पोर्शन है जिसको आप थोरेसिक कैविटी कहते हैं, उसको थोरेसिक केज भी कहा जाता है। इसके अंदर आपकी 3 चीज़ें होती हैं, एक रिब्स होती है, फिर स्टर्नम होती है और थोरेसिक वर्टिब्राए होते हैं। सो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है जी अ पर्सन मेट विद एन accident and died instantly without an injury to the brain, stomach or kidney. One of the following is a reason for his death, कि एक बंदा जो है उसकी डेथ हुई है और एक्सीडेंट के अंदर उसका ब्रेन के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं है, स्टमक के ऊपर भी नहीं है, किडनी के ऊपर भी नहीं है, फिर भी उसके रीज़न क्या है डेथ होने की, तो इंटेस्टाइन गॉट ट्विस्टेड, इसकी वजह से डेथ नहीं होती, आरसीबी बिकेम कोगुलेटेड नहीं होती, स्टमक स्टॉप डाइजेशन इसकी वजह से भी नहीं होती, बट डायाफ्राम गॉट पंक्चर्ड, अगर डायाफ्राम जो है पंक्चर्ड हो जाए तो आपका सांस लेने का जो अमल है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो है वो डेथ हो सकती है। नेक्स्ट है जी रेस्पिरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, जितनी आपके ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा आपका रेस्पिरेशन का रेट जो है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि बॉडी को तेज़ी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है और ऑक्सीजन को इनहेल करना होता है। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे जी। और दूसरी बात याद रखिएगा, ये डोगर पब्लिशर्स की जो बुक है लेक्चर गाइड फॉर ज़ूलॉजी प्रिपरेशन, उसके थ्रू एमसीक्यूज आपको 100 एमसीक्यूज डेली बेस पे दिए जाते हैं और फिर उसमें से 20 एमसीक्यूज का टेस्ट होता है। तो अगर आप भी हमारे टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और आप सिर्फ चैनल पे हमें देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना नाम लिखिए और आपको टेस्ट प्रिपरेटरी जिस ग्रुप के अंदर जो कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर ऐड कर लिया जाएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बायोलॉजिज्म को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।